अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। और मैं हूं समीना राना। नासिर, अभी कुछ देर पहले आप वज़ीर आज़म इमरान खान का नुमाइश से खिताब मुलाहिज़ा कर रहे थे, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने अपने 3 विजन भी बताए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनका पहला विजन ये है कि वो 40% मुल्क की आबादी को गुर्बत से निकालना चाहते हैं। दूसरा विजन जिस पर वो काम भी कर रहे हैं, हुकूमत भी उस पर कौशन नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका विजन है कि वो मुल्क की दौलत को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम देख रहे हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं। और जिस तरह से मईशत की तरक्की हो रही है तो उस सूरत में ये असरात सामने आ रहे हैं, इसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। जो तीसरा विजन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया है इस अपने खिताब में, उनका ये कहना था कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर 10 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर भी है और पाकिस्तान इस सिलसिले में भी अपने हिस्से के इकदाम कर रहा है। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 60 की दहाई का तज़किरा किया है, जब पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी। आज एशियन टाइगर जिन ममालिक को कहा जाता है, जो ममालिक मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, उन ममालिक ने पाकिस्तान के 5 साला प्रोग्राम को आके स्टडी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो मुआशी तरक्की का सफ़र था हमारा, हम उसको बहाल कर सकें। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जो मुल्की पैदावार है, इसमें इजाफा किया जाए। साथ ही साथ टैक्स महसूलात के लिए जो इस्लाहात की जा रही हैं, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले हमने अपने बुलेटिन में भी अपने नाज़रीन को आगाह किया था कि जुलाई के महीने में जो टैक्स महसूलात हैं वो 22% ज़्यादा रहीं, और किसी भी जुलाई के महीने में, नए माली साल के पहले महीने में टैक्स महसूलात कभी भी इतनी नहीं हुई। इसके साथ साथ जो आवाम की सहूलत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए और जो बिजनेसमैन हैं, जो सनअत और तिजारत से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक खुशखबरी ये सुनाई है कि एक्सपो सेंटर, इस्लामाबाद में जो कन्वेंशन सेंटर है उसे एक्सपो सेंटर बनाया जा सकता है। इसके लिए वो काबीना मेम्बरान से मशवरा भी करेंगे और उसके बाद फिर बहुत जल्द वो खुशखबरी भी सुनाएंगे। तो ये आज की एक सबसे अहम एक्टिविटी के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर अपने उस अज़्म का इजहार किया है कि कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, और यही वो तरीका है जिससे कमज़ोर तबका ऊपर आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि माजी में जो कुछ होता रहा उसकी वजह से सिर्फ एक छोटा सा तबका है जो बहुत अमीर हो गया, लेकिन मुल्क मुल्क हमारा गरीब हो गरीब हो गया। गया है और मुल्क जो है वो पीछे जा रहा है। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो दोबारा से 60 की दहाई में जो मुल्क मुआशी तरक्की कर रहा था, जिस राह पर गामजन था, उसी को दोबारा से वज़ीर आज़म ने कहा कि उसकी बहाली के लिए हम कोशां हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब इस मकसद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कामयाब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए हुए इंतखाबात के, जिसमें उलमा, मशाइख, समंदर पार तारकीन वतन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर आज पोलिंग हुई। ये वोटिंग का आगाज़ सुबह 10 बजे हुआ, जो कि दोपहर 2:30 बजे तक जारी रहा और जिसके बाद नताइज आना भी शुरू हो गए। और जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए इलेक्टोरल वोट जो है, इलेक्टोरल कॉलेज 45 बराह रास्त मुंतखब अरकान ने इस कानून साज असम्बली में मुश्तमिल है, इसमें उन्होंने वोटिंग की है और जो इत्तलात आई हैं उसमें नताइज भी आ चुके हैं। जबकि कानून साज असम्बली की अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, 53 का ये ऐवान है और 53 का ऐवान मुकम्मल हो चुका है। अब इंतखाबात 25 जुलाई के हुए थे। जो ख़वातीन मेंबरान हैं उनका इंतखाब हुआ बिला मुकाबला 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, 1 मुस्लिम लीग नून और 1 पीपल्स पार्टी की खातून रुकन बिला मुकाबला मुंतखब हुई। जबकि आज जो इंतखाबात हुए हैं जिनमें टेक्नोक्रेट्स हैं और मशाइख के लिए सीट्स मुख्तस हैं, साथ ही साथ जो तारकिन वतन हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के, उनकी जानिब से जो मखसूस नशस्त है उसके लिए भी वोटिंग हुई और कामयाब उम्मीदवारों के नताइज भी जारी कर दिए गए हैं। और इस हवाले से जो कानून साज असम्बली है वो कोरम मुकम्मल हो गया इसमें। बिल्कुल जी। और क्या रिजल्ट्स आए हैं इस पर डिटेल्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अदील अहमद ख़ान। अदील, हमें अपडेट कीजिएगा कि उलमा, मशाइख, समंदर पार पाकिस्तानी और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर पोलिंग के क्या नताइज हैं। कश्मीर में जो ये इंतखाबी अमल है, आज मखसूस नशिस्तों पर जो 3 मखसूस नशिस्तें थी, उलमाए मशाइख, टेक्नोक्रेट्स और समंदर पार तारकीन वतन, उस पर आज इंतखाब होना था जो मुकम्मल हुआ और उसके नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है और जो कामयाब होने वाले उम्मीदवारान हैं, उनका जो रकीन है, उनका कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के बारे में आपको बताता चलूँ कि उलमा मशाइख की सीट पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मजहर सईद कामयाब हुए हैं। इन्होंने 27 वोट लिए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल साहबजादा चिश्ती हैं नून लीग के, इनको 13 वोट मिले। जबकि फजल रसूल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनको 1 वोट मिले।
इसके बाद अगर आप बात करें टेक्नोक्रेट की सीट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद रफीक नैयर कामयाब हैं, जिन्होंने 27 वोट लिए हैं, और जुल्फकार अली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे इनके मद्देमुकाबल उनको 14 वोट मिले हैं। इसके बाद समंदर पार तारकीन वतन की सीट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इकबाल कामयाब हुए हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाफिज तारिक ने यहाँ इस सीट पर सिर्फ 14 वोट हासिल किए। जी अदील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। और जो इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात के बाद कानून साज असम्बली का 25 जुलाई को इंतखाबात हुए, इसके बाद अगला मरहला जिसमें टेक्नोक्रेट्स और मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाब होना था, और आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी के लिए जो जमहूरी अमल है उसका हिस्सा टेक्नोक्रेट्स, उलमा मशाइख और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाब था, और ये मरहला भी आज मुकम्मल हुआ है। अदील अहमद ख़ान हमें आगाह कर रहे थे आज़ाद कश्मीर से, क्या सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की। जी नाज़रीन, और अब कुछ बात करेंगे आज़ादी की। नाज़रीन, पाकिस्तान बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जानिसार साथियों की जहद मुसलसल और बरसगीर के लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों का समर है। इस वतन के हुसूल के लिए हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ दी गईं, और इस आज़ादी और वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने वालों की आज भी कमी नहीं है। बिल्कुल, और शायर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, मजदूर भी हम इसके, दहकां भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से हैं निगहबां भी हम इसके। तहरीक आज़ादी के मराहिल का मुशाहिदा करने वाले कुछ लोग आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया है ताकि आप जद्दोजहद आज़ादी की कहानी बराह रास्त उनकी ज़बानी जान सके। मैंने पाकिस्तान बनते देखा। इस सेगमेंट के हमारे आज के मेहमान हैं कर्नल रिटायर्ड सलीम मलिक, जिनसे गुफ्तगू किया है लाहौर से हमारे नुमाइंदे शकील मलिक ने। आइए देखते हैं। Life and its property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की जदोजहद शुरू की तो बड़े सगीर के तूलो अर्ज से हज़ारों नौजवानों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। ये कारकुन कायद आज़म के शाना बशाना चले और हर महाज पर उनके साथ रहे। हमारी खुशकिस्मती है कि कायद आज़म के उन साथियों में बाज़ आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में खिताब के लिए आते तो एक कारकुन जलसे के तमाम इंतजामात का बंदोबस्त करता। वो खुश नसीब सलीम मलिक हैं, जो न सिर्फ कायद आज़म का खिताब बड़े गौर से सुनते बल्कि जलसे की सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सरंजाम देते। आज जब वो तहरीक पाकिस्तान के उन यादगार लम्हात को याद करते हैं तो उनकी आवाज़ और लहजे में जोश और वलवला सा पैदा हो जाता है। सलीम मलिक बताते हैं कि जब तहरीक पाकिस्तान अपने अरूज पर थी तो उस वक्त नौजवान हर वक्त अपने महबूब कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए तैयार होते थे। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अकेले आदमी थे जो तहरीक पाकिस्तान थे। हमें फ़ख्र है कि हमने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज के ऊपर हमेशा अमल किया। मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना और शाम की नमाज के बाद घर आ जाना। लेकिन जिस वक्त ये तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई है तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं रोका।
बल्कि मैं उसी दौरान सुबह सरहद का चक्कर लगाया, जलसों में शाम रात आधी रात को भी आता जाता था। वालिद साहब ने कभी नहीं रोका था। तो किसी अजीज़ ने उनसे पूछा कि मलिक साहब क्या वजह है, आपने तो कभी इसको निकलने नहीं दिया। कहें यार मैनू समझ नहीं आती, मेरे दिमाग दे विच इक्को ही गल है कि कायदे आज़म पिया कहंदा है, वो भी कहंदा है आखिरी वक्त है मुसलमानों जागो। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरा ख़ानदान भी इसमें पूरा हिस्सा ले। कायद आज़म के साथ गुजरे हुए यादगार लम्हात सलीम मलिक के लिए सरमाया हयात हैं। मुलाकात क्या होनी है, हम उनके ताबियादार थे। जितना 1943 के बाद जितनी दफ़ा वो लाहौर आए, इस्लामिया कॉलेज ज़रूर आते थे, तो मैं उसका स्टूडेंट था। उन्होंने बहुत प्यार भी दिया है और बड़ी जारें भी डाली हैं। कोई गलत काम करते थे तो वो बर्दाश्त नहीं करते थे, और अल्फाज होते थे उनके, माई बॉय डूइंग दिस थिंग, कि वो हमें अपने बच्चों की तरह रखते थे। सलीम मलिक हिजरत के वक्त पाकिस्तान पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम की दास्तान बयान करते हैं तो अफसुर्दा हो जाते हैं। सबसे पहले ये किस्सा शुरू हुआ अमृतसर में, क्योंकि अमृतसर में सिखों का गुरुद्वारा था और सिख फोर्सेस जितनी रियासतें थी, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, माउंट बैटन ने आते ही जितनी ये हिंदू और सिख रियासतें थी, इनमें असला बेचना शुरू किया। बल्कि एक रियासत को 3 टैंक तक फरोख्त किए। एक तरफ कह रहा है कि कोई रियासत नहीं रहेगी, दूसरी तरफ असला उनको बेच रहा है। उसके बाद आप ये सोचें, ये करने के बाद उसने प्लानिंग की सिखों को साथ मिला के। ये मुझे मास्टर तारा सिंह ने बताया था जब वो यहाँ आया था। तो उसने कहा कि ये हमारे साथ प्लानिंग हुई, पटियाला के महाराजा की फिर जो फौज थी उसको साथ मिला के अमृतसर में मुसलमानों के जो कटहरे थे या जो बस्तियाँ थी उन पर हमला किया गया, और जो सबसे पहले रिफ्यूजी बनकर आए वो अमृतसरी थे। और इन सब को हम ये रेलवे स्टेशन के बाहर उस वक़्त बड़ा खुला मैदान था, वो सब के सब वहाँ आते थे। उनकी देखभाल इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के हॉस्टल के तलबा के मुलाजमों के थी। खाना भी वो पकाते थे, जो कुछ हमसे होता था वो भी हम देते थे। तो माउंट बैटन का ख्याल था कि ये अमृतसर के खाली होने से बाकी का इलाका भी खाली हो जाएगा। मुसलमान डटे रहे, तो फिर माउंट बैटन ने एक तारीख के ऊपर
तमाम रियासतों की फ़ौज को ये काम दिया कि वो मुसलमानों को वहाँ मार मार कर निकाले। हमारी औरतें अगवा की गई, कई औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांगें लगाई, लेकिन जो यहाँ पहुँचा वो बड़े हाई मोराल में था। हर एक का ये था कि हम जो नारा था लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बन चुका है, इस वक्त हम इसकी इज्जत और खिदमत करेंगे। सलीम मलिक ने बताया कि कायद आज़म दिन के वक्त पाकिस्तान के हजूर की जदोजहद करते तो रात अल्लाह के हजूर सजदे में गुजारते। 1946 का वाक़या है, जब मैं अर्ज़ किया कि वो वजारत के सिलसिले में लाहौर आए हुए थे, तो रात को जो उनके ऊपर वो ममतोट विला ठहरे हुए थे, मलक सुल्तान वहाँ ज़्यादा रात की ड्यूटी देते थे। वो भी खुश थे, हम खुश थे कि रात को हमारी ड्यूटी से बच गए। जब मैं सुबह को वहाँ पहुँचा हूँ, डॉक्टर ज़ियाउल-इस्लाम पहुँचे हैं, एक दो और लड़के पहुँचे, तो वो कहते हैं यार कल आप कहते थे कि सारा दिन कायदे आज़म बड़ी भागदौड़ में रहे हैं, रात सारी वो सजदे में रहे हैं। हम बड़े परेशान हुए, कहता वो सोए नहीं, सारी रात सजदे में रहे हैं। तो वो जिस वक्त नाश्ता हो चुका तो बैठे, तो हमने कहा सर आप कल सारा दिन उधर से इधर ये काम कर वो कर, तो रात को आप सजदे में रहे हैं, तो आप तो थक गए होंगे। तो देखकर मुस्कुराए, कहते हैं माई बॉय, मेरी एक ही छोटी सी ख्वाहिश है कि जब मैं अल्लाह हजूर के दरबार में पेश हूँ, जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हूँ, तो वो एक दफ़ा बेख्तियार कह उठे वेल डन मिस्टर जनाब। तो आपको जो काम मिले अपनी ईमानदारी से करें, उसे खुश असलूबी से करें, और इतना करें कि दूसरा देखने वाला कहे शाबाश भाई इसने बड़ा अच्छा काम किया। सलीम मलिक ने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया, बल्कि इसके तहफ़्फ़ुज़ में भी पेश पेश रहे और फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। 65 की जंग हुई थी, तो सारी दुनिया जो पहले 2 दिन घबराई हुई थी वो यही थी कि पाकिस्तान अभी गया, अभी गया, अभी गया। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं भी उनमें से एक था। हमने हर जगह इंडियन का मुकाबला किया। एक 6 का मुकाबला था, एक 7 का, लेकिन उस अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें हिम्मत दी और
सलीम मलिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद हैं। पाकिस्तान से मैं कभी मायूस नहीं हुआ, मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूँ। मैंने बड़ी ईमानदारी से नौकरी की है, ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी बड़ी ईमानदारी से नौकरी करके आए हैं। बाकी भी जितने हैं वो बड़ी ईमानदारी से काम जो कर रहे हैं। सिर्फ आप दुआ करें कि हमें लीडरशिप ईमानदार मिल जाए। दुनिया के खित्ते में एक मुसलमान रियासत जिसके पास एटम बम है वो आप है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है आपको। नाज़रीन, अगस्त का महीना हमारी आज़ादी का महीना है और इस माह हम अपना यौम आज़ादी पूरे कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं और इस अहद की तजदीद करते हैं एक बार फिर से कि हम सब ना सिर्फ आज़ादी जैसी कीमती नेमत की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे बल्कि अपने वतन इस प्यारे पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे और इसके लिए हम खुद भी अपना हिस्सा डालेंगे, कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, हमें मौशी चैलेंज के साथ साथ एक और बहुत बड़े चैलेंज का सामना है और वो है माहौलियाती आलूदगी का चैलेंज। आइए इस यौम आज़ादी को मनाते हुए अपने घर, अपने गलियों मोहल्लों में हम कौमी परचम और झंडियों से सजाने के साथ साथ पेड़ पौधों से भी सजाएं। स्कूल के करिकुलम में डालना है, अपने बच्चों को शुरू से सिखाना है। एक चीज सफाई और दूसरी चीज शजरकारी। नहीं जी, इस साल यौम आज़ादी मनाते हुए जहां झंडे और झंडियां लगाएंगे अपने घरों पर, वहीं पेड़ पौधों से भी अपने घरों को सजाना है और 15 सेकंड की वीडियो आपको शूट करनी है। और 15 सेकंड की वीडियो बनाने के बाद क्या करना है? 15 सेकंड की वीडियो बनाने के बाद आपने हमें ये अपना मुख्तसर सा एक पैगाम भी साथ में रिकॉर्ड करना है और वो हमें सेंड करेंगे। आप अपनी वीडियो भेजेंगे और हम आपकी वीडियो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो किस नंबर पर ये वीडियो आपने भेजनी है? तो रिजवान ज़रा हमारे नाज़रीन को वो नंबर भी बता दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी वीडियोस व्हाट्सएप करेंगे 0335477658। स्क्रीन पर भी वो नंबर आ रहा है। और अगर आप बैरून मुल्क हैं और वहाँ पर सेलिब्रेट करें, पैगाम भेजना चाहते हैं, तब भी आप 0092 के कंट्री कोड के साथ 3354777658। उर्दू में भी आपको नंबर बता देते हैं 033547777658। ये वो नंबर है जिसके ऊपर आप अपनी 15 सेकंड के मुख्तसर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। अब पौधे लगाइए और पौधे लगाने के साथ यौम आज़ादी मनाइए। और पाकिस्तान के लिए हम झंडे और झंडियाँ तो लगा ही देते हैं समीना, लेकिन इस मरतबा चूँकि शजरकारी का मौसम भी है, शजरकारी की मुहिम भी है, तो आप अपनी 15 सेकंड की वीडियो में अपना पैगाम भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं पाकिस्तान के लिए, शजरकारी के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी। बिल्कुल जी, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं कि उसमें आपकी जो वीडियो है न्यूज़ एट 6 की जानिब से, हमारी प्रोग्राम टीम की जानिब से, कि आपकी जो वीडियो है वो एक आपका, वैसे भी कहते हैं दरख्त लगाना, पौधे लगाना तो सदका जारिया है, आपका सदका जारिया भी हो गया, लेकिन आपकी ये वीडियो हो सकता है किसी देखने वाले के लिए मोटिवेशन का बाइस बन जाए और आपकी वीडियो देखकर कोई और भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 5 पौधे लगाए तो इसका मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारे वतन को फ़ायदा होगा, जिसकी हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो इस यौम आज़ादी को थोड़ा सा हम हर बार सोचते हैं रिजवान कि कोई भी जब इवेंट आता है तो हम सोचते हैं कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो इस बार डिफरेंट आप ये कीजिए कि जब आप झंडा ख़रीदें, झंडियाँ ख़रीदें, आज़ादी के लिए जब आप तैयारियाँ करें तो साथ ही पौधे भी ख़रीदिए और फिर घर वालों के साथ मिल जाएँ या फिर दोस्तों को साथ मिलाएँ और एक मैसेज रिकॉर्ड करें और ये पौधे लगाने की वीडियो आप बनाएँ और हमें सेंड कीजिए। स्कूल के करिकुलम में डालना है, अपने बच्चों को शुरू से सिखाना है। एक चीज सफाई और दूसरी चीज शजरकारी।
अपने स्कूल के करिकुलम में डालना है। अपने बच्चों को शुरू से सिखाना है, एक चीज सफाई और दूसरी चीज शजरकारी। नाज़रीन, इस वक्त बराह रास्त लिए जाएंगे आपको वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब इंटर मीडिया आज़ादी कप की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मीडिया के जितने भी तमाम चैनल्स हैं उनकी टीम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और हमेशा की तरह इन्होंने जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को फरामोश नहीं किया, उन्हें नेगलेक्ट नहीं किया, बल्कि पार्लियामेंटेरियंस की टीम को भी इनवाइट किया है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी टीम यूके में जीत के आई थी तो वहाँ भी यहाँ भी जो है वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कायम रखेंगे और आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं आगे बात हो रही थी मेरी शाह साहब से भी कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिससे आप अपनी रूटीन वर्क से, प्रोफेशनलिज्म से हट के भी आप एक मुस्बत एक्टिविटी, पॉजिटिविटी क्रिएट करने के हवाले से मौका मिलता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी जो कि अपने काम के अंदर इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से दूर हो जाते हैं, तो अच्छा है कि उनको अपना जो एक जवानी का या स्टूडेंट्स दौर का दौर भी याद करने का मौका मिल जाता है। और आज शबीर साहब इसी वजह से हंस रहे हैं, अभी इन्हें पता चल गया होगा कि आज इनकी मीडिया की पिच के ऊपर तो अच्छी प्रैक्टिस है लेकिन क्रिकेट की पिच पे कितनी प्रैक्टिस है ये अंदाज़ा इनको हो गया होगा। और यकीनन देखें जो खेलों का फ़रोग है वो बड़ा मैं समझता हूँ कि ज़रूरी अमर है और हमारी हुकूमत की भी तरजीहात में ही शामिल है। बल्कि कल वज़ीर आज़म साहब ने सदन को दोबारा दोहराया है आपके वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में कि हम अब हॉकी पे, क्रिकेट पे और जो हमारी ओलंपिक्स हैं, गेम्स हैं, उनके ऊपर हम खसूसी तौर के ऊपर जो है वो अपनी तवज्जो उस तरफ लेके जाएंगे और इसको प्रमोट करने के हवाले से जो भी हुकूमत इक़दामात ले सकती है वो इक़दामात भी इंशाअल्लाह हम लेंगे। और इस हवाले से जो हमारे खिलाड़ी हजरात हैं उनको भी हम इंशाअल्लाह सपोर्ट देंगे और इसी हवाले से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान हैं, चाहे वो हॉकी स्टेडियम्स हैं, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं, उनको इंशाअल्लाह जहाँ मौजूद हैं उनकी फैसिलिटीज़ को बेहतर करेंगे और जिन इलाकों के अंदर ये सहूलियात मौजूद नहीं हैं वहाँ पर ये सहूलियात जो है वो फराहम करेंगे ताकि हमारा मुल्क जो है वो खेल के मैदान में भी ना सिर्फ मुल्की सतह के ऊपर टैलेंट को सामने लेकर आए बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी जो है वो हम पाकिस्तान का नाम जो है उसको हर सतह के ऊपर जो है वो रोशन कर सकें। तो मैं एक बार फिर आपका रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यह मदद किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बात करनी है वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में इंटर मीडिया आज़ादी कप की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इंटर मीडिया कप के इनेकाद और खेलों की जो एक्टिविटीज़ हैं इस पर उन्होंने इस इनेकाद को खुशाइन करार दिया, साथ ही साथ पार्लियामेंटेरियंस की टीम को भी मदऊ करने पर शुक्रिया अदा किया जाते हैं और उस हवाले से वो आलमी सतह के ऊपर साजिशें करना शुरू कर देता है। और मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग है ये एक ऐसी प्रीमियर लीग है जिससे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ क्रिकेट के अंदर कश्मीरियों को मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने के हवाले से बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज भी जाएगा कि जो कश्मीरी हैं ये भी किसी से कम नहीं हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट है ये जो एक पसंदीदा खेल भी है और इसी के साथ साथ जो भारत एक तासुर ये क्रिएट करता था कि पता नहीं कश्मीर में जो है वो दहशतगर्द पैदा हुए हैं, यहाँ पर जो है वो हमारे मुल्क के अंदर आके जो है वो दरअंदाजी की जाती है, जबकि इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं इनके इनेकाद से एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया के सामने जाता है। और यकीनन जो मसला कश्मीर है इसका जो हल है वो UN की जो हमारी करारदादें हैं उनके साथ मुंसलिक है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जिस अंदाज से जो भारतीय बोर्ड ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को उसके अंदर शिरकत करने के हवाले से जो रोक रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कैसा मोदी है जो एक क्रिकेट प्रीमियर लीग से डरा हुआ है, उससे खौफजदा है। तो ये आलम है इनका, मैं समझता हूँ कि इनकी सोच का, और वही इंतहा पसंदाना सोच है जो धमकियों से लोगों को डरा धमका के रोकने के हवाले से, इस हवाले से आपने कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों का खुल के इजहार करते देखा, हर्षल गिब्स की तरफ से, आज बल्कि एक उनके ही मोंटी
जो हैं पेनिसार हैं, उनकी तरफ से भी मैं समझता हूँ कि वीडियो पैगाम टीवी के ऊपर भी नशर हुआ जो चल रहा है, तो किस अंदाज से जो मोदी की वो जारहाना और जाबराना सोच है वो अब क्रिकेट के ऊपर भी वो हावी करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे मोदी का जो जालमाना, जाबराना और जो आरएसएस का इंतहा पसंदाना जो सोच है वो एक बार फिर एक्सपोज होती है। और मैं समझता हूँ कि आलमी दुनिया को भी अब इसके ऊपर फैसला करना चाहिए कि मोदी एक ऐसा हुक्मरान है जिसको ना क्रिकेट पसंद है, जिसको ना जो है वो लोगों का पुरअमन तरीके से अपना एंटरटेनमेंट हासिल करना पसंद है। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर प्रीमियर लीग अभी आगाज़ होने से पहले ही मोदी ने जो है वो कामयाब करवा दी। बहुत बहुत कोई सर क्रिकेट बोर्ड से नहीं कहेंगे कोई आईसीसी से टेकअप करे ये चीज़ और गवर्नमेंट की तरफ से कोई देखिए, इस हवाले से जितने भी फॉर्मल ऑफिशियल जो मैं समझता हूँ फॉरम्स हैं, जो चीज़ें हैं टेकअप की जा सकती हैं, उसको हम क्यों नहीं टेकअप करेंगे? टेकअप भी करेंगे और हमारी हर सतह के ऊपर जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ स्पोर्ट भी शामिल है। और हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं, वहाँ के खेल के मैदान जो हैं वो आबाद होने जा रहे हैं और लोग बड़ा इसका शिद्दत के साथ जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों का भी ये हक़ है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएँ, यहाँ के हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाएँ जो जाके उसका हिस्सा बने। इंशाअल्लाह जो कश्मीर प्रीमियर लीग है इसका पुरअमन इनेकाद भी होगा और ये भरपूर तरीके से खेल के मैदान भी आबाद होंगे कश्मीर के, और कश्मीर से ही जो है वो मोदी की जाबराना, जालमाना, आमराना सोच को नफ़ी करने का पैगाम भी जो है वो भरपूर तरीके से खेल के मैदान से भी अब जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर गुजर गई, चौथी आ गई है। पाकिस्तान हुकूमत ने इस वक्त क्या इकदाम किए हैं कि हम लोग जो है देखें, जो तो वबा है, वबा तो पूरी दुनिया को इसका सामना है, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त इसको वेल हैंडल किया है और आज हम उस सतह पे पहुंच गए हैं कि हम तकरीबन 9-9.5 लाख लोगों को डेली वैक्सीनेट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की सप्लाईज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। 3 करोड़ लोगों को हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो NCOC का प्लेटफॉर्म है, ये एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है जो डेटा आता है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके फ़ैसला साजी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के वो ममालिक जो मुकम्मल लॉकडाउन करने की स्ट्रेटजी से अब वो भी पीछे हट चुके हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान किसी भी जगह के ऊपर शटर डाउन का, मुकम्मल लॉकडाउन का, कोरोना को कंट्रोल करने के हवाले से तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हाँ, हमें जो NCOC के फैसले हैं, जो SOPs हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट करानी है ताकि हम इसके 4th वेव के जो बढ़ने का साइकिल है उस साइकिल को रोक सकें। और जो लोग अभी तक जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया उनको वैक्सीनेट करने के हवाले से हुकूमत जो है वो खुद रीच आउट कर रही है, उनके घरों में पहुंच रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियों में पहुंच रहे हैं, उनकी काम करने की जगहों के ऊपर पहुंच रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो वैक्सीनेट करें, अपनी फैमिलीज़ को वैक्सीनेट करें। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को हम सब ने मिल के जो है वो कामयाब बनाना है। थैंक यू जी। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में इंटरमीडिया आज़ादी कप की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने इंटरमीडिया के दरमियान इंटरमीडिया इस क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से भारतीय स्टांस से सामने आया। भारत ने जो आलमी बरादरी और इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्रेशराइज़ करने का सिलसिला शुरू किया है उसको भी उन्होंने उसकी मजम्मत की है और पाकिस्तान की हिमायत और इस कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए जो की कामयाबी के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उसका उन्होंने एक दफ़ा फिर अपने अज़्म का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब हम कुछ बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना केसेस के हवाले से क्या सूरत हाल है, आदाद शुमार क्या बता रहे हैं और इस वक्त क्या आज नए फैसले हुए हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उनके साथ मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी मौजूद थे। तो जनाब, ये नए फैसले किए गए हैं, कुछ नए SOPs का निफाज किया गया। SOPs तो नए नहीं हैं, वही पुराने SOPs हैं, लेकिन एक बार फिर से इनका इत्तलाक हो गया है। आज NCOC की जानिब से जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार बताए गए हैं उसके मुताबिक 24 घंटों के दौरान 4,858 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो शरह है केसेस की वो भी 8.61% तक पहुंच गई है। तो ये अब नंबर्स चूँकि बढ़ रहे हैं, इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से ये बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मंजूरी लेकर कुछ फ़ैसले किए हैं और उन फैसलों पर अब आवाम को अमल करना होगा। उसमें ये है कि जो मार्केट्स के औकात थे वो थोड़े कम कर दिए गए हैं। रात 10 बजे तक का टाइम था मार्केट्स
गेट्स के खुले रहने का अब उसको कम करके रात 8 बजे तक कर दिया गया है। और इसके अलावा इंडोर भी और आउटडोर पहले डाइनिंग की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन अब चूँकि केसेस में इजाफा एक बार फिर से हो रहा है, तो जो नए इतलाक हुआ है नए SOPs का, उसमें इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं है। आउटडोर डाइनिंग कर सकते हैं आप, लेकिन उसका टाइम भी कम किया गया है। पहले 12 बजे का टाइम था, लेकिन अब 10 बजे तक लोग रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठ के खाना खा सकेंगे और टेक अवे की सहूलत 24 घंटे रहेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चले कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस 50% मुसाफिरों के साथ होंगे। स्कूल्स में पंजाब में आज तालीमी साल का आगाज़ हुआ है, स्कूल्स दोबारा खुले हैं, तो वहाँ पर भी 50% तलबा होंगे। जबकि इसके साथ साथ जो छुट्टियों का सिलसिला है वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का फैसला किया गया है वफाकी जानिब से। ताहम सूबे इस हवाले से अब सूबाई सतह पर फैसला कर सकेंगे। जबकि इन पाबंदियों का इतलाक, ये तमाम डिटेल्स समीना आपके साथ शेयर करी थी, इनका इतलाक कल से होगा 3 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए होगा। मार्केट्स हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद होंगी, टेक अवेज की सहूलत होगी, इंडोर डाइनिंग बंद होगी। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो जो आज वैक्सीनेशन के हवाले से तसल्ली बख्श आदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं, रैपिडली इसमें इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 16 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने वैक्सीनेशन करवाई है। तो ये एक अच्छा साइन है। हुकूमत कोशिश करती रही, लोगों से अपील करती रही कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, लेकिन हम देखते हैं कि मुंतज़िर थे लोग, न जाने क्यों। और एक वक्त था समीना, शायद बहुत सारे डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि जैसे ही वैक्सीनेशन इसकी दस्तयाब होगी कोविड की, तो सड़कों पर रश इस हवाले से होगा कि पहले हमें वैक्सीनेट कर दीजिए, हमें वैक्सीनेशन हासिल करनी है। और एक मरहले पर यह भी खदशा जाहिर किया गया था कि जो अमीर ममालिक होंगे वो वैक्सीनेशन हासिल कर लेंगे, जो गरीब ममालिक होंगे उनके पास वैक्सीनेशन उस तरह से नहीं दस्तयाब होगी, तो ये एक चैलेंज होगा। लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत को सख्त फैसले करना पड़े, मोबाइल सिम्स बंद करना या फिर दफातर में पाबंदी आयद कर देना कि वो लोग दफ्तर नहीं आ सकेंगे, फिर साथ ही साथ उन लोगों की तनख्वाहें या फिर जो सयाहत पर जाना चाहते हैं लोग, उनको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, होटल्स में क़याम की सहूलत नहीं मिलेगी। तो ये तमाम पाबंदियाँ सिर्फ इसलिए लगानी पड़ी ताकि लोग वैक्सीनेशन की तरफ आएँ। बिल्कुल जी। और इसके बाद हमने कुछ थोड़े से ऐसे मनासिर भी देखे जो कि परेशान कर देने वाले मनासिर थे। जब हुकूमत की जानिब से इन सख्त इकदाम को उठाने की बात की गई, इंदिया दिया गया कि सिम्स बंद हो जाएंगी, सैलरीज नहीं मिलेंगी, तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए। जैसे एक्सपो सेंटर कराची में हुआ कि आवाम का एक जम्मे गफ़ीर आ गया और वहाँ पर तिल धरने को जगह ना बची और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आ गए। तो डॉक्टर्स की जानिब से और वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बहुत समझाने की कोशिश भी की गई और हमने भी इस पर अपने प्रोग्राम में बात की कि अगर आप इस तरह से समाजी फासले का ख्याल नहीं रखेंगे तो वैक्सीनेशन लगवाने से पहले ही कोविड का शिकार हो जाएंगे और कोविड लेकर घर भी चले जाएंगे और पता नहीं कितने लोगों को आप कोरोना फैलाने का बायस बन जाएंगे। तो खुदारा वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी समाजी फासले का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जी, कुछ साथ साथ चलते चलते बात करते हैं। कोरोना की वजह से तालीमी साल का बहुत खर्च हुआ और अब चूँकि तालीम का सिलसिला पंजाब में शुरू हुआ है, तो पंजाब में समीना प्राइमरी तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़बर यह है कि अब एक निज़ाम होगा और एक कौम एक किताब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विज़न है और इसी का निफाज मरहलावार शुरू हो गया। अब कुछ बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। तालिबान की पेशकदमी जारी है, सरकारी फ़ौज तालिबान की पेशकदमी को रोकना चाहती है। अब हेरात से खबरें ये आ रही हैं कि हेरात में जो फ़िज़ाई हमले किए जाते रहे तालिबान पर, उसको रोकने के लिए हेरात के एयरपोर्ट को नाकारा बनाने के लिए रॉकेट्स फायर किए गए तालिबान की जानिब से और एयरपोर्ट को नाकारा बना दिया गया है। ताहम झड़पें अभी भी शिद्दत के साथ जारी हैं। झड़पें अभी भी जारी हैं और तालिबान ने शहर के मरकज़ी हिस्सों की तरफ भी अब पेशकदमी करना शुरू कर दी है और हुकूमत ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। और मकामी अफराद की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि हेरात के नवाही देहात में झड़पों में शिद्दत आ गई है और गुज़श्ता 4 रोज़ से ये लड़ाई जारी है हेरात के अंदर। इसके अलावा लड़ाई तो तब से ही अफ़गान तालिबान और फोर्सेस के दरमियान जारी है जब से अमरीकी अफवाज के इनखला की बात की गई और अब सूरत हाल ये है कि 100 से ज़ायद तालिबान को हलाक करने का दावा किया गया है अफ़गान अफवाज की जानिब से, लेकिन दूसरी तरफ तस्दीक नहीं की गई बल्कि इस दावे की तरदीद कर दी गई है अफ़गान तालिबान की जानिब से। तो हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से यही सूरत हाल चलती हुई आ
जा रही है और माहिरीन की इस बारे में राय ये है कि अगर इस सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया, उस कंट्रोल करना जो है वो दोनों फरीकैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और इस हवाले से दोहा में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात कोई नतीजा खे साबित नहीं हो रहे, किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे दोनों फरीकैन। और कहा यह जा रहा है कि तालिबान शायद दोबारा से अपनी फतह के मोड में आ गए हैं। वो ये समझते हैं कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। 2001 में जब उन्हें इक़्तिदार से महरूम किया गया था, तो अब वो समझते हैं कि वो इक़्तिदार उन्हें दोबारा से हासिल हो गया है। तो ये जो माइंड सेट है और ये जिस तरह से पेशकदमी हो रही है, जिस तरह से खाना जंगी का सा माहौल बना हुआ है अफगानिस्तान में, तो वो अफगानिस्तान के अवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है। न सिर्फ अवाम बल्कि हमसाया ममालिक के लिए भी ये तशवीशनाक सूरत हाल है। आगे बढ़ेगी और अब कुछ बात करेंगे दुनिया की सबसे बुलंद चोटियों को सर करने का एक ऐसा ये चैलेंज है, एक ऐसी मुहिम है कि न जाने जो कोपैमा हैं वो जज्बे के साथ जाते हैं और पहाड़ी को सर करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के शहरोज़ काशिफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये पाकिस्तान के कम उम्र तरीन माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले पाकिस्तानी हैं। साथ ही साथ अभी इन्होंने केटी को सर किया है और तकरीबन 8611 मीटर बुलंद ये चट्टान है, ये पहाड़ी है जिसको उन्होंने सर किया। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी है, इसको सर किया। तो शहरोज़ जो हैं वो शहरोज़ काशिफ, उन्होंने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया है केटू पर और पाकिस्तान की जानिब से कम उम्र तरीन कोपैमा होने का एजाज़ भी हासिल किया है। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। 8611 मीटर बुलंद केटू सर की है शहरोज़ काशिफ ने। और क्या मुश्किलात दरपेश आई शहरोज़ को, लेकिन ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? अभी जैसे रिजवान आप बात कर रहे थे कि बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन जज्बा इतना काबिल दीद है इनका कि कामयाबी हासिल करने का जो जज्बा है वो किस चीज़ ने शहरोज़ को स्पेशली इस छोटी सी उम्र में इम्प्रेस किया और क्या मोटिवेट किया और क्या क्या मुश्किलात उन्हें इस सारे सफ़र में पेश आई और किस चीज़ ने उनके जज्बे को कम नहीं होने दिया बल्कि उनके जज्बे को बढ़ाए रखा, यहाँ तक कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। इस सब पर गुफ्तगू की है, इन तमाम तरह सवालों के जवाबात लिए हैं हमारे नुमाइंदे और न्यूज़ एट 6 के प्रोड्यूसर निसार मेहदी ने, जो कि गिलगित में उनके हमरा थे। उनका क्या कहना था इन तमाम तरह सवालात के जवाब में शहरोज़ काशिफ का, वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे शहरोज़ काशिफ, जो पाकिस्तान के यंगेस्ट क्लाइंबर है, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक को सर किया था और साल के आगाज़ में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी सर किया है और अभी रिसेंटली केटू को अभी सर करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। शहरोज़, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने केटू समिट किया। इससे पहले भी आप 2 पीक समिट कर चुके हैं, तो इस दफ़ा आपका एक्सपीरियंस केटू का कैसा था? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल केटू और माउंट एवरेस्ट का जो हम डिफरेंस करते हैं, एक्चुअली 8000 मीटर में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। माउंट एवरेस्ट की अपनी मुश्किलात हैं, केटू की अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर मुश्किलात ज़्यादा किधर हैं तो वो केटू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि केटू दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन पहाड़ है और अल्हम्दुलिल्लाह कौम की दुआओं के साथ इसको मैंने सर किया। लेकिन इसमें हाउस चिमनी, बॉटल नेक, शोल्डर, ब्लैक पिरामिड जैसी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जो बंदे को हिला के रख देती हैं। अच्छा, आप अपने जो सबसे पहले आपने ब्रॉड पीक को आपने सर किया था, उस वक्त की आपकी फीलिंग्स क्या थे? उस वक्त आप सिर्फ 17 साल की 17 साल की उम्र में सिर्फ वो लड़का नहीं होता, बच्चा होता है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी और उस वक्त की जो आपका एक्सपीरियंस था और अभी का एक्सपीरियंस, अभी भी आप यंगेस्ट है केटू को सर करने वालों में, आप क्या डिफ्रेंशिएट करते कि उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थे, अभी क्या आपकी क्या फीलिंग्स है? ब्रॉड पीक जो था वो मेरा पहला 8000 मीटर था, इस वजह से आज मैं द ब्रॉड बॉय के नाम से जाना जाता हूँ पूरी दुनिया में। और उस वक्त एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त एक मैच्योरिटी नहीं थी, पहाड़ को समझने का तरीका नहीं था, लेकिन फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा थी, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली मुझे ना पहाड़ से इंटरेक्ट करना आ गया बेसिकली, कि किस तरह एक 8000 मीटर के पहाड़ को जो है वो आप लेके चलते हो साथ। पाकिस्तान के जितने भी क्लाइंबर्स हैं, मोस्टली गिलगित बल्तिस्तान के, जिस रीजन में आपके 8000 फीट से ऊपर की जितने भी पहाड़ हैं इसी रीजन के, लेकिन आपका ताल्लुक लाहौर से है। आपको इसका ख्याल कैसे आया और आप ने किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग की और किस से आपने सीखा, या आप ख़ुद ही अपनी जुनून की वजह से आप क्लाइंब करने आए? मैं गिलगित बल्तिस्तान से ना होने के बावजूद भी जो है मेरा पहाड़ों के साथ एक इस तरह का इंट्रैक्शन था कि उसने मुझे एक गिलगित बल्तिस्तान का बना दिया है और मैं यहीं का होके रह गया हूँ। तो 11 साल की उम्र से इस चीज़ का आगाज़ किया। ग्रेजुअली मैं अपने पार्क वगैरह में ट्रेनिंग करता हूँ, रनिंग वगैरह करता हूँ, और अपनी जितनी भी बाकी ट्रेनिंग है मैंने वो चकोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जाहिद राजपूत से ली है।
अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने क्लाइंबिंग करनी है, तो ये आपने खुद ही आपका अपना शौक़ था, या किसी ने आपको, आपके पेरेंट्स ने या किसी ने आपको इस तरफ राग़िब किया था जिनकी वजह से आप इस फील्ड में आए? नहीं, बस 11 साल का था, माउंटेन एरिया पे गया, कुछ ट्रैकर्स को देखा और एज अ किड मैंने भी ज़िद की, तो फिर बस वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, आखिर में एक बात ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप क्लाइंबर्स को फैसिलिटेट करें, उनको आप स्पॉन्सर्स दें। तो आप क्या चाह रहे हैं कि जितने भी क्लाइंबर्स हैं उनको क्या किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? आई थिंक गवर्नमेंट ने इसके लिए खसूसी इदारे बनाए हुए हैं और आई थिंक उनको उन अदारों पे काम करना चाहिए, उन अदारों के बंदों पे काम करना चाहिए, ताकि जिस तरह पीसीबी क्रिकेट को सपोर्ट करती है, क्रिकेट को पैसा देती है, उस तरह जो मखसूस इदारा माउंटेनियरिंग का है उनको भी थोड़ा हरकत में आना चाहिए। थैंक यू सो मच शेरोज़, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आपसे फ्यूचर में भी इन कांटेक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच, एक दफ़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, हमारे प्रोड्यूसर और नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविज़न निसार मेहदी उनसे बात कर रहे थे शहरोज़ काशिफ से, जिन्होंने K2 को सर किया, ना सिर्फ सर किया बल्कि सब ज़िलाली परचम लहराया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और तमाम जवानों के लिए ये पैगाम कि इस तरह की मुहिम जोई और जो अज़्म और हिम्मत चाहिए होती है, जो बिला खौफ होकर को-पैमाई करते हैं या फिर मुख्तलिफ चैलेंजेस में आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए एक मशअल राह भी हैं कि कामयाबी के लिए आपको अज़्म और हिम्मत बरकरार रखना है, तो फिर कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। बिल्कुल जी, इसी कामयाबी और इसी अज़्म का इजहार किया गया है KPL को लेकर, जिसका अब बाकायदा इफ्तिताही डेट भी अनाउंस कर दी गई है। 6 अगस्त से कश्मीर प्रीमियर लीग खेला जाएगा, इसका एडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके जो इवेंट है, इवेंट का फाइनल 17 अगस्त को होगा। 6 अगस्त को शाहिद अफरीदी की रावलाकोट हॉक्स और शुएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स के दरमियान ये मैचेस खेले जाएंगे। 19 मजमूई तौर पर मैचेस हैं, जिनमें से 12 मैचेस डे एंड नाइट हैं। ये शेड्यूल आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर टीम्स के माबैन मैचेस और टाइम सामने मेंशन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद टाइगर्स को साबिक श्रीलंकन कप्तान तिलक ने दिलशान की खिदमात हासिल हैं, जबकि और भी बहुत सारे नामवर खिलाड़ी, कौमी खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर के बहुत सारे खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करेंगे और ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। मुजफ्फराबाद के स्टेडियम में दिलकश खूबसूरत ग्राउंड में ये मैचेस होंगे। डे नाइट मैचेस होंगे 12, जबकि मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। तो हमारी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग कामयाब हो। इसके लिए जो मेहनत की है इस प्रीमियर लीग के मुंतज़मीन ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुआवनत फ्राहम की है, जो प्लेयर्स की कोशिशें रही हैं, जो इंतज़ामिया की कोशिशें रही हैं, तो हमारी भी दुआ है कि ये कामयाब हो और प्लेयर्स इसमें से कश्मीर का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, ऐसा ही। इसके साथ ही हमारे न्यूज़ शो का वक्त ख़त्म हो गया। हमें हमारी प्रोग्राम टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।